हेलो। आज हम जून 2025 में जो इजराइल और ईरान के बीच सीधी सैन्य भिड़ंत हुई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। और जो तनाव बढ़ा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और हम देखेंगे कि इन घटनाओं का असली मतलब क्या है, इनके पीछे की राजनीति क्या है, सैन्य पहलू क्या हैं। और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है ये भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टकराव इतना अहम क्यों हो गया है अचानक। सही। तो शुरुआत करते हैं हाल के हमलों के पैमाने से। वो अपने आप में मतलब काफी चौंकाने वाला है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इसमें करीब 200 लड़ाकू विमान और ड्रोन थे। 200, ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों का निशाना बनाया गया, जिसमें वो नतांज की अहम परमाणु फैसिलिटी भी थी। जी, नातान्ज का निशाना बनना बहुत मायने रखता है। और फिर ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के साथ। हाँ। इसमें 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन भी दागे गए। हाँ, तो ये आंकड़े ही दिखाते हैं कि मामला कितना कितना गंभीर है। बिल्कुल। चलिए पहले इजराइल की कार्रवाई को थोड़ा और देखते हैं। ये 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हुआ। हाँ। तो उनका घोषित मकसद था ईरान की परमाणु क्षमता और मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर करना। जी, और इसमें नेतन्याहू ने तो सत्ता परिवर्तन तक का इशारा कर दिया था। हाँ, वो भी एक बात है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमलों में ईरान के कई सीनियर IRGC कमांडर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बड़े अफसर। हाँ, और कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। लेकिन इसका एक दुखद पहलू ये भी है कि सैकड़ों आम नागरिक, उनकी भी जानें गईं। हाँ, ये सिविलियन कैजुअलिटीज का आंकड़ा चिंताजनक है। और तेहरान में तो डर का ऐसा माहौल बना कि लोग शहर छोड़कर जाने लगे, बड़े पैमाने पर। जी, और देखिए, इजरायली हमले का निशाना सीधे तौर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। ये दशकों पुराना तनाव है। सही कहा। लेकिन इस बार का हमला वो अपनी सीधी और खुली प्रकृति की वजह से अलग है। मतलब नतांज जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर ऐसा खुला हमला। ये पहले की तरह कोई छिपी हुई कार्रवाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। न कोई साइबर अटैक, बल्कि सीधा सैन्य हमला। ये शायद इजरायल की रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, या शायद वो अब ज्यादा बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं। और वो सत्ता परिवर्तन वाली बात, वो भी मामले को और गंभीर बनाती है। निश्चित रूप से। तो इजराइल के इस बड़े हमले के बाद जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठा होगा। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए जवाब दिया। हाँ। उन्होंने इजरायल के बड़े शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, इनको निशाना बनाया। हालांकि इजरायल के डिफेंस सिस्टम्स, वो आयरन डोम और अमेरिकी मदद, उसने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोनों को तो रोक लिया। हाँ, आयरन डोम ने काफी हद तक बचाव किया। जी। लेकिन फिर भी कुछ हमले कामयाब रहे और नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई। और ईरान में? ईरान में आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इजरायली हमलों और फिर ईरानी जवाबी कार्रवाई के दौरान वहां 224 से ज्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए। ओह, ये तो बहुत बड़ी मानवीय क्षति है। हाँ, मानवीय पहलू बहुत गंभीर है, खासकर ईरान के लिए। तो ईरान ने सिर्फ सैन्य जवाब ही दिया या कुछ और भी? नहीं, उनकी प्रतिक्रिया बहुस्तरीय थी। मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं, सैन्य जवाब तो था ही, साथ में एक बड़ी कूटनीतिक धमकी भी दी। अच्छा, वो क्या थी? परमाणु अप्रसार संधि NPT, उससे हटने की धमकी। NPT से हटने की? ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल। ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकता है। इससे हटने की धमकी देना दिखाता है कि ईरान कितना दबाव महसूस कर रहा है। और शायद ये भी कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कितना गंभीर हो सकता है। जी। साथ ही इन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा है कि अगर इजराइल हमला रोकता है तो वो सशर्त परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार है। तो मतलब सैन्य दबाव के साथ कूटनीति का दरवाजा भी थोड़ा खुला रखा है। हाँ, एक तरह से ये उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है। इस सब में अमेरिका का क्या रोल रहा है? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अमेरिका की प्रतिक्रिया भी काफी अहम रही है।
उन्होंने फौरन इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, जैसे युद्धपोत भेजे, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर तैनात किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से तेहरान के निवासियों से शहर छोड़ने को कहा। और ईरान को चेतावनी भी दी। जी, चेतावनी भी दी। लेकिन एक दिलचस्प बात जो सूत्रों से पता चल रही है वो ये कि अमेरिका ने कथित तौर पर इजराइल के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। कौन सा प्रस्ताव? जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को निशाना बनाने की बात थी। ओह अच्छा, तो अमेरिका ने उसे रोक दिया। कथित तौर पर हाँ। अगर ये सच है तो यह दिखाता है कि अमेरिका शायद एक हद से ज्यादा बड़े युद्ध को टालना चाहता है, भले ही वो इजराइल का समर्थन कर रहा हो। ये अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ तनाव का संकेत भी हो सकता है। हो सकता है। ये उनकी प्राथमिकताओं में अंतर दिखाता है। और इन सब का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से? असर तो कई स्तरों पर दिख रहा है। सबसे पहले तेल बाजारों में घबराहट फैली। ब्रेंट क्रूड का दाम उछल गया, $73.47 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ये तो अपेक्षित था। खाड़ी देशों के शेयर बाजारों में भी गिरावट आई और तेहरान जैसे शहरों में आम लोगों की जिंदगी वो बहुत मुश्किल हो गई है। डर का माहौल, शहर छोड़ना, पेट्रोल पंपों पर कतारें। बिल्कुल। ये घटनाएं सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं हैं, ये पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कई रेड लाइंस पार हो गई हैं। हाँ, यही चिंता की बात है। इससे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बहुत बढ़ गया है, जिसके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम सार देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि ये इजराइल और ईरान के बीच अब तक का सबसे सीधा, सबसे खुला और शायद सबसे खतरनाक सैन्य टकराव है। हाँ, इसमें दोनों तरफ, पर खासकर ईरान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं। परमाणु महत्वाकांक्षाएं फिर से केंद्र में आ गई हैं। और कूटनीति बहुत नाजुक मोड़ पर है और इसके आर्थिक और राजनीतिक झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ये सब इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि अब ये स्थिति या तो एक बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ जा सकती है या फिर किसी तरह बातचीत और तनाव कम करने की दिशा में लौट सकती है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से परमाणु सुविधाओं और बड़े शहरों पर सीधे हमले हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिक हताहत हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस टकराव में युद्ध के कुछ अलिखित नियम या सीमाएं टूट गई हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। और अगर हाँ, तो भविष्य में इस क्षेत्र में होने वाले संघर्षों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पर जरूर